हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो गाइस, मैं आपको वापस से रिमाइंड करा दूं कि हमने नया यूनिट शुरू करा है क्लास 11th एनसीईआरटी का, जो कि है थर्ड यूनिट, जो कि सेल के बारे में है। और लास्ट वीडियो जो हमने करा था वो पहला वीडियो था जिसमें हमने वो बेसिक्स पढ़ा था, सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेल थ्योरी किसने दिया था, क्या है सेल थ्योरी, और फिर हमने एक ओवरव्यू लिया था सेल का, है ना। तो अब हम आज के वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे बेसिकली हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का। सो गाइस, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है किन किन चीजों, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। तो हमारे पास बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ जो बोलते हैं, पीपी एलओ, है ना। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। और ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक तो छोटे होते हैं साइज में और बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर आप कंपेयर करेंगे यूकैरियोटिक सेल से, तो ये बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। अब गाइस, शेप और साइज में तो बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया की ही बात करें, तो चार आपके बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। रॉड लाइक, बैसिलस जिसको बोलते हैं, फिर होता है स्फेरिकल जिसको कोकस बोलते हैं, फिर कॉमा शेप्ड होता है जिसको विब्रियो बोलते हैं, और स्पाइरल होता है जिसको स्पाइरुलम बोलते हैं। तो बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरुलम, ये चार तरीके के बैक्टीरिया होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। ठीक है। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो है सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का, है ना, तो उसमें आपको अगेन क्या दिखेगा, उसमें आपको एक तो दिखेगा कि वो जो है सेल वॉल से सराउंडेड है ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली, उसके बाहर आपको सेल वॉल दिखेगा। और अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो पहला आपको क्या मिला, पहला तो है कि सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन भी है, और अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। जो मैट्रिक्स है वो तो होगा ही, है ना। तो साइटोप्लाज्म है। अब चौथा क्या इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिकली नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, तो इनका न्यूक्लियस भी जो होता है ना, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है। तो जो आपका बेसिकली डीएनए है उसमें, वो जो या जो क्रोमोसोम है या सर्कुलर डीएनए होता है। तो एक ये भी आप फीचर लिख सकते हैं कि सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है। तो बेसिकली जो वो है ना, वो क्या है कि नेकेड है ना। तो जो डीएनए है वो नेकेड है, राइट। तो जो जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, है ना। अब अपार्ट फ्रॉम ये जो डीएनए आपका है, उसके अलावा ना और सर्कुलर, नॉन जीनोमिक जो है, नॉन जीनोमिक डीएनए भी होता है। इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इनके वो क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। ये क्या है, नॉन जीनोमिक डीएनए, है ना। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए, फिर ये हैं क्यों, ये क्या करते हैं, ये कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देते हैं बैक्टीरिया को। जैसे कि एक एक जो है कैरेक्टर है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं बैक्टीरिया, वो ये प्लाज्मिड डीएनए की वजह से ही होता है। ठीक है। अभी अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है। अब आते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोट्स में पाई जाती है, उसमें नहीं पाई जाती, है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो है आपके ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम्स। नो ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। ठीक है। अब जो है प्रोकैरियोट्स में कुछ यूनिक इंक्लूजन्स के फॉर्म में होते हैं, वो इंक्लूजन हम भी आगे कवर करेंगे।
ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड और जो है होता है जिसको बोलते हैं हम मीजोजोम्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये बेसिकली एक्सटेंशन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स के फॉर्म में। और ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब आते हैं जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसके ऊपर। तो जैसे एक बार अगर आप चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं गाइस। ये जो है आपका वो यूकैरियोटिक सेल है ना। ये यूकैरियोटिक सेल है और ये सारे जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये बैक्टीरिया का सेल है। ये बैक्टीरिया का सेल है। इस ये जो है 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। और यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूँ तो 10 to 20 माइक्रोमीटर होते हैं। ये क्या है, ये जो PPLO, ये होते हैं आपके, ये होते हैं ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर, तो और छोटे हो गए। फिर आते हैं वायरसेस। वायरसेस और छोटे, 0.02 to 0.2 के रेंज में, है ना। तो आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है ना। आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में, है ना। तो अब नया जो सब टॉपिक हम इसमें शुरू कर रहे हैं वो है कि सेल एनवेलप क्या होता है, किस चीज का बना होता है, और मॉडिफिकेशंस उसके क्या है। मतलब मॉडिफिकेशन क्या है, मीजोजोम, है ना। उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि सेल एनवेलप जो है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं कि टाइटली बाउंड, है ना। तो सेल एनवेलप क्या है, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड, कितने, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। पहला लेयर है ग्लाइको कैलिक्स की, दूसरी लेयर है सेल वॉल की, और तीसरी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तीसरी लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब हर जो लेयर है ना वो एक डिस्टिंक्ट जो है फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बट एक साथ ये सारी लेयर्स मिलके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ठीक है। अब अगर बैक्टीरिया की बात करें गाइस, तो बैक्टीरिया 2 ग्रुप से क्लासिफाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके सेल एनवेलप डिफरेंट होते हैं। और ये कैसे हम जो है डिफरेंस पता करते हैं, तो ग्राम स्टेन होता है जिनमें अगर आप उनको स्टेन करेंगे तो आप उनकी जो सेल वॉल, जो सेल एनवेलप है ना, वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो जो स्टेन हो जाते हैं, और ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जो ग्राम स्टेन नहीं होते हैं। ठीक है। तो 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब देखते हैं कि ये तीनों लेयर्स जो हैं वो उनका यूज क्या है, क्यों 3 लेयर्स हैं। तो पहले आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स पे। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कॉम्पोजिशन में काफी अलग होती है, और थिकनेस भी अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके से होती है। कुछ बैक्टीरिया में बहुत ही लूज शीथ जैसी होती है, जैसे स्लाइम लेयर हो, और कुछ में बहुत ही थिक और टफ हो जाती है, जैसे कैप्सूल। ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकती है, बहुत ही लूज भी और भी बहुत ही थिक और टफ भी। ठीक। दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल तो होगा ही जो है एकदम वो रिजिड, और वो डिटरमिन करता है एक तो शेप, दूसरा बहुत ही स्ट्रक्चरल सब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो बैक्टीरिया को जो है बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है। तो एक शेप देता है सेल को, दूसरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है गाइस वो सेमी परमिएबल होती है। तो बेसिकली जो बाहर है और जो अंदर है उसमें ये इंटरैक्शन में हेल्प करती है। ठीक है। और जो है ये काफी सिमिलर होती है, जैसे यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे। ठीक है। अब मीजोजोम जो हमने बोला कि एक जो है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है, जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, वो बेसिकली इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। अब मीजोजोम्स जो हैं आपके, जो एक्सटेंशंस है ना, ये 3 तरीके से हो सकते हैं एक्सटेंशन, है ना। ये वेसिकल्स के फॉर्म में एक्सटेंशन हो सकते हैं,
ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में एक्सटेंशन हो सकते हैं, और ये या तो लैमेले के फॉर्म में एक्सटेंशन हो सकते हैं। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अब ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंजाइमेटिक कंटेंट जो है उसमें हेल्प करते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मीजोजोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, उसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्रोमैटोफोर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्रोमैटोफोर्स, इनमें जो है बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं, है ना। अब इसके अलावा बैक्टीरियल सेल मोटाइल हो सकता है और नॉन मोटाइल हो सकता है, ठीक है। अगर वो मोटाइल है तो उसमें क्या होता है, पतले पतले फ्लैजिला होते हैं, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं सेल वॉल के, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला में तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फ्लैजिला कर क्या रहा है, मूवमेंट दे रहा है, और या बोल सकते हैं मोटिलिटी दे रहा है ना। ये जो फिलामेंट है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो कि सेल सरफेस से बाहर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब फ्लैजिला के अलावा कुछ और भी एक्सटेंशंस हो सकते हैं, जैसे कि पिलाई या फिर फिम्ब्रिए, है ना। पिलाई जो है ना वो इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, और फिम्ब्रिए जो है वो छोटे छोटे, जैसे आपके कोम में ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसे होते हैं जो सेल से निकले होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे लंबे एक्सटेंशन होंगे, और ये देखेंगे ना तो ऐसे पतले पतले जैसे कोम्ब होता है ना, वैसे एक्सटेंशन होंगे, ठीक है। अब ये याद रखिएगा इसकी पिलाई और फिम्ब्रिए मोटिलिटी नहीं देते हैं। तो अगर आपको कभी पूछे कि बैक्टीरिया सेल में मोटिलिटी क्या देता है, और ऑप्शन है फ्लैजिला, फ्लैजिले एंड पिलाई, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रिए, नन ऑफ द अबव, तो आंसर होगा फ्लैजिला ओनली, ठीक है। फ्लैजिला सिर्फ जो है वो आंसर होगा, है ना। अब कुछ बैक्टीरिया में जो है ये हेल्प क्या करते हैं, फिर ये मूवमेंट तो देते नहीं है। तो जो है जिन बैक्टीरिया में ये होते हैं, उन बैक्टीरिया में ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब मान लो किसी स्ट्रीम में है, फ्लोइंग स्ट्रीम में अगर बैक्टीरिया है, तो जो वहां पर रॉक्स वगैरह हैं उनसे अटैच करने में, या फिर कहीं अगर पैरासाइट है, एज पैरासाइट बैक्टीरिया प्रेजेंट है किसी होस्ट के अंदर, तो होस्ट टिश्यूज से अटैच करने में, है ना। तो एक तरीके से ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है वो, ठीक है। अब लास्ट जो आपका गाइस सब टॉपिक है वो है राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज, वो भी देख लेते हैं। अब गाइस सबसे पहले आते हैं राइबोसोम्स पे, ठीक है। राइबोसोम्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, और साइज होता है 15 टू 20 नैनोमीटर। दो सब यूनिट के बने होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दो सब यूनिट के बने होते हैं, 50s और 30s, 50s और 30s, और ये दोनों मिलके बनाते हैं 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ अटैच होते 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 एक चेन बना लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। और ये जो पॉलीजोम है ना, ये आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट। ये गाइस क्लास 12th में हमने पढ़ा भी है ना। अगर आप क्लास 12th के वीडियोस मेरे फॉलो कर रहे हैं तो ये हमने ट्रांसलेशन में कवर करा है। तो ये तो हो गए राइबोसोम्स। अब इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा होते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो अब कोई ऑर्गेनल्स तो है नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो है नहीं। तो बेसिकली अगर कोई रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में तो क्या करेंगे,
तो जो रिजर्व मटेरियल है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। बट इन ये इंक्लूजन बॉडीज अगेन नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं है इन पे भी, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई कर रहे हैं ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल होगा, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होगा, है ना। तो ऐसे इसके अलावा कुछ ब्लू ग्रीन और पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी गाइस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को सम करें तो हमें क्या क्या मिला। पहला तो है सेल एनवेलप, पहला है सेल एनवेलप जिसके अंदर ग्लाइको कैलिक्स, सेल वॉल और मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। फिर दूसरा है साइटोप्लाज्म होता है ना। फिर तीसरा जो है, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है फ्रीली जो रखा हुआ है। फिर राइबोसोम्स हैं, ऑर्गेनल्स तो है नहीं कुछ बट राइबोसोम्स हैं। मीजोसोम्स करके एक्सटेंशन होते हैं थोड़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, है ना। और इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, है ना, इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। तो यही टोटल कंपोनेंट्स हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल के। तो गाइस इसके साथ हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स एज पर एनसीईआरटी सिलेबस खत्म कर दिया है। गाइस अगर कोई भी डाउट आपको इस वीडियो में है तो आप तुरंत मेरे से पूछिए और मैं आपका तुरंत डाउट क्लियर करूंगी। आप मेरे को या तो कमेंट में मैसेज करके डाउट पूछिए, या तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए गाइस, अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और गाइस आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। तो मुझे कमेंट में बताइए जरूर, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी इम्प्रूवमेंट करूं, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए वीडियोस में, तो मुझे बताइए जरूर, कमेंट जरूर कीजिए वीडियोस पे। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।